हेलो। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, जैसा कि लैब असिस्टेंट के सिलेबस में दे रखा है, ओस्मोसिस दे रखा है, वाटर एब्जॉर्प्शन दे रखा है, एसेंट ऑफ सेप दे रखा है, ट्रांसपायरेशन दे रखा है, फोटोसिंथेसिस दे रखा है, रेस्पायरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट। तो हमने एनालाइज किया है PYQs को, तो उससे अगर आप भी करेंगे तो उससे पता चलेगा कि प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट के ही ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं जितने भी आए हैं, बाकी इनसे जो है बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, ओस्मोसिस वगैरह इनसे कम आए हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये प्लांट फिजियोलॉजी है, पूरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ये रहा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। देखो, आपने अगर ये जो भी एक बार बायोलॉजी पढ़ रखी है तो आपको बेसिक्स नॉलेज तो होगी, और नहीं भी पढ़ रखी है तो भी आपको कम समय में पूरा का पूरा नॉलेज इसमें मिल जाएगा, हर प्रकार का, है ना। तो आप अगर धैर्य के साथ देखेंगे ना लेक्चर को तो वह माइंड में भी सेट होगा और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो धैर्य तो आवश्यक है, बिना धैर्य कुछ नहीं हो सकता, है ना। समय तो चाहिए, जिस चीज़ में हमें उन्नति पानी है उसके लिए समय देना आवश्यक है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का मतलब है कि जो प्लांट्स हैं हम देखते हैं हमारे आसपास, है ना, तो उन प्लांट्स की लीव्स के अंदर पानी भी है ना, भोजन भी है, तो वो पानी वगैरह जो है इन लीव्स तक कैसे पहुंचे। ये प्लांट्स हैं लगभग 70 मीटर 60 मीटर टू 100 मीटर तक जाते हैं, 130 मीटर तक जाते हैं प्लांट्स की हाइट, है ना। अब ये जो पानी है नीचे जो वाटर है रूट्स के पास, वह कैसे लीव्स तक पहुंच रहा है, इसे क्या है, ये इसी की स्टडी है। और कैसे लीव्स के अंदर जो फूड बन रहा है स्टार्च की फॉर्म में, और वह सुक्रोज में कन्वर्ट होकर के प्लांट्स के हर पार्ट तक जा रहा है, रूट्स तक जा रहा है, सब जगह जा रहा है, तो वो कैसे जा रहा है, इस प्रोसेस को पढ़ना ही क्या है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट है। अब जर्नली हम जानते हैं डिफ्यूजन तो आप जानते ही हैं। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे कि कोई जैसे ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, कोई भी मेम्ब्रेन है, तो डिफ्यूजन होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। किनका, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होना, या फिर मॉलिक्यूल्स का या सब्सटेंस का मूव होना हायर टू लोअर। तो ये एक छोटे डिस्टेंस के लिए ही है डिफ्यूजन। यहाँ से यहाँ तक लीव्स तक जाना, डिफ्यूजन होना तो इजी नहीं है ना रूट से। तो वो कैसे होता है, एक तो ये क्वेश्चंस है ना, तो वो भी पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमें क्या जानना जरूरी है कि डिफ्यूजन कैसे होता है। तो देखो, ओवर स्मॉल डिस्टेंस सब्सटेंस मूव बाय डिफ्यूजन। छोटी डिस्टेंस के लिए तो सब्सटेंस क्या करते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और क्या कर सकते हैं छोटी डिस्टेंस के लिए, डिफ्यूजन के लिए, डिफ्यूजन हो सकता है एक तो सब्सटेंस मूव के लिए, दूसरा क्या हो सकता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो सकती है। जैसे कि ये कोई सेल है, अब यहाँ पर ये कोई पार्टिकल्स हैं, पहले अंदर आया डिफ्यूजन के जरिए आ गया या ओस्मोसिस के जरिए, कैसे भी यहाँ पर ओस्मोसिस के जरिए तो वाटर आता है, कैसे भी यहाँ पर एक पार्टिकल आ गया। अब इस पार्टिकल को, सेल को यहाँ पहुँचाना है, तो यहाँ से इस पॉइंट को पहुँचाने के लिए तो ये क्या करेगी, रोटेट करेगी। क्या रोटेट करवाएगी, अपने साइटोप्लाज्म को ऐसे रोटेट करवा देगी। तो इसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं। तो इससे भी क्या शॉर्ट डिस्टेंस में क्या है, सब्सटेंस का मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि एनर्जी तो लगती है क्योंकि रोटेट हो रहा है। ठीक है, हाइड्रेला जो प्लांट है, हाइड्रेला प्लांट्स के अंदर ये हमें देखने को मिला है, क्या, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी आपको याद रखनी, लिख लेनी भी है ना। हाइड्रेला प्लांट, जब हमने देखा कि उसकी सेल के अंदर जो स्ट्रीमिंग हो रही है, स्ट्रीमिंग कैसे पता चली कि उसका क्लोरोप्लास्ट थोड़ी देर पहले कहीं और था, थोड़ी देर बाद कहीं और था, तो इससे पता लगा कि यार इसके अंदर तो स्ट्रीमिंग हो रही है, यानी कि साइटोप्लाज्म रोटेट कर रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर। अब ये तो छोटी डिस्टेंस के लिए ट्रांसपोर्ट हो गया, हम समझ गए, अच्छा, डिफ्यूजन से होता है और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से होता है। अब हमें तो कहाँ पहुँचाना पानी, यहाँ जड़ से लेकर के लीव्स तक पहुँचाना है पानी या फिर फूड जो भी है ना। तो इस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोलते हैं, लॉन्गर डिस्टेंस के जो ट्रांसपोर्टेशन है उसे हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंस प्रोसीड्स थ्रू वेस्कुलर सिस्टम
इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो वैस्कुलर सिस्टम्स के द्वारा लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट करना सब्सटेंसेस का, ठीक है, लंबी डिस्टेंस तक, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और प्लांट्स के अंदर दो स्ट्रक्चर्स हैं जो ये करती हैं, वह है एक जाइलम, जो वैस्कुलर बंडल्स हैं, वैस्कुलर सिस्टम है, जाइलम्स एंड फ्लोएम। अब देखो जाइलम एंड फ्लोएम, तो जैसे ये कोई प्लांट है, ठीक है ना, तो इसके अंदर जाइलम जो है, जाइलम ये रूट्स हैं, जाइलम जो है रूट से वाटर लेकर के जाते हैं, क्या जाइलम। तो देखो जाइलम क्या हुआ है, यूनिडायरेक्शनल, ये वाटर, मिनरल्स, है ना, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लाइक अमोनिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑर्गेनिक फास्फोरस, ऑर्गेनिक सल्फेट वगैरह ये लेकर के जाते हैं। जैसे वाटर लेकर के जाते हैं, है ना, मिनरल्स है ना, अमोनिया, ऑर्गेनिक अमोनिया, है ना, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑर्गेनिक फॉस्फोरस, ऑर्गेनिक सल्फर, ये भी लेकर के जाते हैं, ठीक है। इनके आगे ऑर्गेनिक लिख लेना, ठीक है, या फिर अमोनिया, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, है ना, ये लेकर के जाते हैं कि जाइलम। अब देखो ये चीज़ कहाँ मिलेगी, ये तो ज़मीन के अंदर ही मिलेगी, H2O मिनरल्स वगैरह, अमोनिया, नाइट्रोजन वगैरह। तो जाइलम कहाँ से लेकर के जाते हैं, रूट्स से स्टेम तक, और स्टेम में आगे लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो जाइलम का जो डायरेक्शन है वह क्या है, एसेंशियली यानी कि बिल्कुल ही पक्की रूप से आवश्यकता, मतलब है ना, एसेंशियली यानी आवश्यक रूप से यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में ही जाइलम का क्या होता है, जाइलम क्या करता है, ट्रांसलोकेट करता है, किसका, मिनरल्स, वाटर वगैरह का, किसमें, एक ही डायरेक्शन में, कहाँ से, रूट से स्टेम। अब आते फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसलोकेशन करता है। फूड कहाँ बनता है, लीव्स के अंदर, लीव्स के अंदर क्या बनता है, फूड। अब फूड जो है वह कहाँ से आएगा, लीव से कहाँ आएगा, रूट्स में आएगा, लीव से कहाँ आएगा, फ्रूट्स में जाएगा, लीव से कहाँ जाएगा, फ्लावर्स में जाएगा, है ना, अदर जो है पार्ट है उनके अंदर लीव से फूड जाएगा, ठीक है। तो इस कारण से ये क्या है, मल्टी डायरेक्शनल है। तो फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट है वह कैसा है, मल्टी डायरेक्शनल है, ठीक है। तो ये कहाँ से, और कई बार क्या है, ये रूट्स से लीव्स में जाता है। क्यों, जब पतझड़ मौसम होता है तो पत्ते झड़ जाते हैं, यानी कि जब स्प्रिंग सीजन आता है, ठीक है, बसंत ऋतु आती है, तब स्प्रिंग सीजन में क्या है, पत्तियां फूटने लगती हैं, छोटी छोटी पत्तियां पहले झड़ गई, ठीक है, सीनेसेंस हो गया पत्तियों का, तो अब क्या है, पत्तियां फूटने लगेंगी, बर्ड्स से पत्तियां मतलब उगने लगेंगी, ठीक है, जर्मिनेट होंगी। तो उनको उगने के लिए कुछ एनर्जी तो चाहिए, फूड चाहिए, क्योंकि वो खुद तो अब बना नहीं सकती। तो फूड जो रूट्स के अंदर स्टोर हो गया है वहाँ से भी पत्तियों तक जाता है। तो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम का। और वेट ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, सोर्स टू, जहाँ पर फूड का सोर्स है, सोर्स टू सिंक, जहाँ आवश्यकता है, जहाँ कमी है फूड की वहाँ पर जाता है। वह कहीं पर भी जा सकता है, फ्रूट के अंदर जा सकता है, फ्लावर के अंदर जा सकता है, लीव्स के अंदर जा सकता है, रूट्स के अंदर जा सकता है ना। तो फूड क्या है भाई, स्टार्च बनता है लीव्स के अंदर, स्टार्च फिर कन्वर्ट होता है सुक्रोज में, और वह सुक्रोज के फॉर्म में क्या है, ट्रांसलोकेट होता है प्लांट्स के अंदर, है ना। तो मल्टी डायरेक्शनल होता है ट्रांसपोर्ट, ऑर्गेनिक हो सकता है और मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जो ट्रांसलोकेशन करते हैं। मैंने यहाँ ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दी, आगे ये लिखी हुई है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, डिफ्यूजन का रेट दे रखा है कितना, 50 mm डिफ्यूज होता है कोई भी सब्सटेंस पर 2.5 सेकेंड में, 2.5 सेकेंड्स के अंदर। तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन है, तो देखो कितनी कम है। तो अगर डिफ्यूजन से ये चीज़ होती, रूट से लीव्स तक अगर वाटर पहुंचता, मिनरल्स पहुंचते, तो बहुत टाइम लग जाता, महीनों सालों लग जाते, ठीक है। इसलिए क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम। अब वो होता कैसे वो हम देखेंगे, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन है प्लांट में जो हमें पढ़ना है, ठीक है। ये हमारी जो है एक प्रकार से इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखते हैं हम क्या, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, समझे आप यहाँ तक तो, ठीक है। डिफ्यूजन के अंदर नो एनर्जी, कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है डिफ्यूजन के अंदर। क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन कैसे होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे ये मेम्ब्रेन है और इधर क्या हाई कंसंट्रेशन है पार्टिकल्स या सब्सटेंस की,
इधर लो है, लो कंसंट्रेशन। तो सब्सटेंस या पार्टिकल्स का मूवमेंट ऐसे होगा, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसके लिए कोई एनर्जी वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है। तो स्लो होता है ये एंड नॉट डिपेंड ऑन लिविंग सिस्टम, इसके लिए लिविंग सिस्टम की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये बिना लिविंग सिस्टम के अंदर भी क्या है, होता है डिफ्यूजन, ठीक है। जैसे अगर आप चलो आप समझ रहे हैं डिफ्यूजन, इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात ही क्या है, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है, ठीक है। गैसियस मूवमेंट विद इन द प्लांट बॉडी है ना, और प्लांट बॉडीज़ जो हैं उनके अंदर गैसियस मूवमेंट होता है, वह भी एक प्रकार का डिफ्यूजन ही है। जैसे लीव्स जो होती है ना, लीव्स के ऊपर जो है वाटर का वेपर होता है ट्रांसपायरेशन के कारण, वो आगे पढ़ेंगे हम। तो वाटर वेपर क्या है, ऊपर चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर वेपर की कंसंट्रेशन है लीव्स के अंदर वह ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर में कम है। तो ये जो है गैसियस क्या है, डिफ्यूजन है, ठीक है। डिफ्यूजन रेट अफेक्टेड बाई ग्रेडियंट कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किधर है, यानी किधर की साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा है सब्सटेंस की, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। दूसरा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और प्रेशर पर डिपेंड करता है क्या, डिफ्यूजन रेट। इनके कारण अफेक्ट हो सकती है ना। नेक्स्ट चलते हैं। तो डिफ्यूजन हमने देख लिया, हाई कंसंट्रेशन टू लो, है ना। अब देखते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अब देखो यहाँ शब्द आया फैसिलिटेड, यानी कि फैसिलिटी दी गई है यहाँ। अब देखो जैसे कि ये लिपिड लेयर है ना, स्लो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे गले में दर्द है, नहीं तो कल ही वीडियो बन जाती, ठीक है। लिपिड लेयर है ना। अब देखो लिपिड जो है वो क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि वाटर अगर यहाँ पर आ जाता है, यहाँ वाटर है मान लेते हैं, ठीक है, ये वाटर है, तो लिपिड के इस लेयर से इनको पास करवाना ईजी नहीं, क्योंकि लिपिड लेयर तो हाइड्रोफोबिक है, वाटर को रिपेल करती है। तो इन वाटर को यहाँ से इस साइड, सेल के अंदर की साइड अगर ले जाना है तो क्या करेंगे बताओ। हालांकि इधर की साइड ये हायर कंसंट्रेशन में है, हाई कंसंट्रेशन है, लेकिन फिर भी नहीं जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, एक फैसिलिटी है। क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की है सेल ने, यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स है, ठीक है, ये प्रोटीन है कुछ इस मेम्ब्रेन पर, लिपिड लेयर पर, है ना। तो ये प्रोटीन क्या करती है, इस एक वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ेगी और फिर क्या करेगी, ये रोटेट होगी ऐसे, इधर रोटेट होगी, रोटेट होकर के क्या करवा देगी, इसको वाटर मॉलिक्यूल को इधर लेकर के आएंगे। तो ये फैसिलिटी दे रखी है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता तो है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लेकिन उसमें क्या एक फैसिलिटी दी जाती है, कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो स्पेशल मॉलिक्यूल जो हैं उनको ही ट्रांसपोर्ट कर पाती हैं, रोटेट होकर के या फिर जो है लेटरली मूव करके, कैसे भी मूव करके ये ट्रांसपोर्ट करवा देती है। तो ये बोलते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन, समझे ना आप, ठीक है। तो इसमें क्या है देखो पढ़ते हैं, हाइड्रोफिलिक मोइटी जैसे कि वाटर क्या हाइड्रोफिलिक है ना। मोइटी डिफिकल्ट टू पास द मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाते क्योंकि ये मेम्ब्रेन क्या हाइड्रोफोबिक है, उस कारण से इस मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाते क्योंकि ये खुद हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मोइटी, हाइड्रोफिलिक वस्तु, है ना। सो दे ट्रांसपोर्टेड बाई स्पेशल प्रोटीन दैट इज कॉल्ड फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये क्या रखते हैं, स्पेशल प्रोटीन रखते हैं, ठीक है, जो क्या करवाते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में ही होगा क्योंकि इसमें कोई एनर्जी नहीं लग रही है, बस एक प्रकार का गेट है ये, जिससे एक प्रकार का ही मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो सकता है। हर किसी मॉलिक्यूल के लिए स्पेशल प्रोटीन होती है, ठीक है। तो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस डिफ्यूज मोर फास्टर, सीधी सी बात है, अगर लिपिड के सब्सटेंस होंगे तो इजीली डिफ्यूज होकर के चले जाएंगे, उसके लिए कोई फैसिलिटी की आवश्यकता नहीं है ना। लेकिन ये तो क्या है, हाइड्रोफिलिक है, लिपिड सॉल्युबल नहीं है, इसलिए डिफिकल्ट है, इसलिए फैसिलिटेड डिफ्यूजन चाहिए। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन आप समझ गए, है ना। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए जो प्रोटीन्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वाटर चैनल्स। जो प्रोटीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, वाटर चैनल्स बोलते हैं उन प्रोटीन्स को। ये प्रोटीन क्या है, इन प्रोटीन्स का नाम क्या है, ये क्या पोरेंस हैं, पोरेंस,
पोरेंस बोलते हैं। क्या है? पोरेंस। ठीक है, पोरेंस का मतलब ये क्या ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, प्रोटीन्स हैं, ट्रांसपोर्ट करवाती हैं क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स या अदर स्पेशल मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे ही ये वाटर चैनल जो हैं वे किससे बने हुए हैं? 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वा पोरेंस। एक्वा मतलब वाटर, तो वाटर के पोरेंस, पोरेंस एक प्रकार की प्रोटीन्स हैं, तो एक्वा पोरेंस से बने हुए होते हैं वाटर चैनल। तो ये याद रखना है, 8 टाइप की है ना बस। तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं ये जो डिफ्यूजन है, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ना, उसमें किस किस प्रकार के जो हैं प्रोटीन्स हैं और किस प्रकार का डिफ्यूजन होता है। एक तो होता है यूनिपोर्ट, है ना। यूनिपोर्ट यानी कि यूनी मतलब आप जानते हैं यूनी, यूनिटी, है ना। यूनिसेलुलर, यूनी का मतलब होता है एक, है ना। तो यूनिपोर्ट यानी एक ही पोर्ट, है ना, एक ही मॉलिक्यूल का क्या ट्रांसपोर्टेशन। तो ए मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। दूसरे मॉलिक्यूल के से बिना दूसरे मॉलिक्यूल को बिना प्रभावित किए, बिना अफेक्ट किए अकेला मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? यूनिपोर्ट। जैसे कि जैसे ये मेम्ब्रेन है, इस पर कोई स्पेशल प्रोटीन्स लगी हुई है, वही पोरेंस, कुछ पोरेंस है ये कोई प्रोटीन्स। एक्वा पोरेंस किसके लिए? वाटर के लिए। अब यहाँ पर कोई अदर सब्सटेंस है ये, ठीक है, तो ये प्रोटीन इसको पकड़ेगी और इधर पहुँचा देगी, लेकिन ये क्या है, केवल इसी सब्सटेंस को पहुँचाएगी। जैसे ये जो है एग्जाम्पल, गलट का एग्जाम्पल है, ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, है ना, ट्रांसपोर्टेशन। तो GLUT4, ये कुछ GLUT4 क्या है? पोरेंस का नाम है GLUT4। वह क्या करवाती है? ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवाती है, ठीक है। तो ये क्या है? एक तो होता है इसमें यूनिपोर्ट यानी कि एक ही मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट। दूसरा होता है एंटीपोर्ट, जैसे मेम्ब्रेन है। एंटीपोर्ट यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक बाहर है सेल के, ये सेल के अंदर है, ठीक है। तो इनको ट्रांसपोर्ट करवाना, ये क्या है? एक ट्रांसपोर्ट करवाने वाली पोरेंस है, कोई प्रोटीन्स है ना, ये ट्रांसपोर्ट करवाएगी, ठीक है। तो ये क्या करेगी? ये क्या करेगी? एंटीपोर्ट के अंदर क्या होता है? ये इसको लेगी यहाँ से, इधर से, और इधर से इसको पकड़ेगी और रोटेट हो जाएगी। रोटेट हो जाएगी तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, समझे? यानी कि एक मॉलिक्यूल इधर और दूसरा मॉलिक्यूल अंदर, एक बाहर एक अंदर हो जाएगा। तो ये क्या है? एंटीपोर्ट है। क्या ये? समझे? ये क्या है बताओ? एंटीपोर्ट है, समझे? ठीक, तो ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, कहने का मतलब एक इधर जाएगा तो एक अंदर जाएगा, तो एंटीपोर्ट। 2 मॉलिक्यूल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन, है ना, अपोजिट डायरेक्शन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, है ना, मेम्ब्रेन के अक्रॉस। जैसे क्लोराइड शिफ्ट होता है ना आरबीसी के अंदर, ठीक है, आरबीसी के अंदर क्या होता है? क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। दूसरा है सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट का मतलब है वही एक मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन के अंदर 2 मॉलिक्यूल एक साथ जाते हैं। ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? एक साथ जाते हैं अंदर की साइड, या दोनों मॉलिक्यूल्स बाहर आते हैं, ठीक है। दोनों कंडीशन में क्या है? ये सिम्पोर्ट है। बोथ मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन इन सेम डायरेक्शन। एग्जांपल सोडियम ग्लूकोज इन इंटेस्टाइन। सोडियम और ग्लूकोज एक साथ अंदर जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के टाइप्स हैं, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट, ठीक है। आप समझे होंगे यहाँ। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो है डिफ्यूजन हो गया, जो क्या है? पैसिव था। डिफ्यूजन क्या था? पैसिव था। अब हम या फिर हम कह सकते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट था, जिसमें हमने डिफ्यूजन पढ़ा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ा, है ना। अब आता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव मतलब सीधी सी बात है, एक्टिव है जो जिसमें एनर्जी लग रही है। कोई भी चीज़ एक्टिव है तो उसमें एनर्जी लगेगी। यूज एनर्जी एंड पंप मॉलिक्यूल्स। कुछ पंप मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एनर्जी यूज करते हैं, सीधी सी बात है ना। पंप मॉलिक्यूल्स भी क्या प्रोटीन्स ही हैं, लेकिन वो एनर्जी का यूज करते हैं, इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो इसमें क्या होता है? अप हिल ट्रांसपोर्ट। अप हिल यानी कि ऊपर तक ले जाते हैं। ऊपर तक कोई चीज़ ले जाने का मतलब है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अप हिल का मतलब है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। जैसे कि ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन है सेल की। देखो ये जैसे ये सेल है ना, तो मैं एक छोटा सा हिस्सा लेकर के बता रहा हूँ, ये मेम्ब्रेन है, ये वाला हिस्सा, तो मैं ये बता रहा हूँ ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के यहाँ पर क्या है? मान लेते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स हैं सोडियम के, ठीक है,
3 मॉलिक्यूल सोडियम के, इधर जो है सोडियम के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, 10 से ज़्यादा है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब वैसे अगर देखें तो डिफ्यूजन कैसे होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लेकिन हमें यहाँ क्या करवाना, ट्रांसपोर्ट करवाना, सोडियम मॉलिक्यूल्स और भेजने हैं इसके पास, इतने होते हुए भी और देने हैं। तो इसको और देने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, क्योंकि यहाँ लोअर टू हायर में पहुँचाना है। ठीक है, लोअर टू हायर में पहुँचाना है, तो ये क्या है, अपहिल ट्रांसपोर्ट है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। जैसे एंजाइम के, एक मिनट, लाइक, ठीक है, लाइक एंजाइम्स, जैसे एंजाइम्स क्या करते हैं, हर किसी के लिए स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, जैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम होते हैं, ऐसे लाइक एंजाइम द कैरियर प्रोटीन्स जो होती हैं, जो इनको डिफ्यूज करवाती हैं, है ना, मतलब ट्रांसपोर्ट करवाती, कैरियर प्रोटीन्स इज वेरी स्पेसिफिक इन व्हाट इट कैरीज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो स्पेसिफिक होती हैं कि जैसे सोडियम है तो सोडियम को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए क्या होंगे बताओ, सोडियम पंप होंगे। सोडियम पंप एक्चुअली में है क्या, वही प्रोटीन ही है, एक कैरियर प्रोटीन है, उसका नाम हमने वो सोडियम को ही लेकर के जाती है, इसलिए उसका नाम क्या कर दिया, सोडियम पंप कर दिया, है ना। दीज प्रोटीन्स आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स दैट रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चेन। अगर हम कोई इनहिबिटर लगा देते हैं सोडियम पंप के ऊपर, तो ये फिर क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, यानी कि इसको नहीं कर पाएगा ट्रांसपोर्टेशन सोडियम का। तो ये क्या सेंसिटिव होते हैं किसके रिगार्डिंग, किसके प्रति, इनहिबिटर्स के प्रति, क्या, सोडियम पंप्स, या फिर ये जो कैरियर प्रोटीन है। ठीक है, या फिर या क्या, ये कैरियर प्रोटीन्स। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब आप समझे, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखो कुछ फैक्ट्स हैं जो एनसीईआरटी के, है ना। यहाँ तक हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट देख लिया है ना, डिफ्यूजन देख लिया है, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट था। मैच्योर जो कॉर्न प्लांट है वह एब्जॉर्ब करता है वाटर इन ए डे ऑलमोस्ट 3 लीटर। ठीक है, लगभग 3 लीटर पानी जो है हर मैच्योर जो कॉर्न प्लांट है वह एब्जॉर्ब कर लेता है। मस्टर्ड प्लांट एब्जॉर्ब वाटर इक्वल टू इट्स वेट इन 5 आवर। 5 घंटे के अंदर इतना पानी एब्जॉर्ब कर लेता है जितना उसके अंदर वेट है। कौन, मस्टर्ड का प्लांट्स, है ना, सरसों का प्लांट्स। ठीक, अब यहाँ देखते हैं हम वाटर का रिलेशन, है ना, क्या है, वाटर रिलेशनशिप, है ना। तो ये क्या है, वाटर पोटेंशियल, सॉलिड पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, ये है क्या एक्चुअली में, ये हमें समझना है। यानी कि वाटर कैसे मूव करता है डिफ्यूजन के अंदर, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो कहाँ पर वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा है, वाटर कहाँ हायर पोटेंशियल होगा वाटर का, वहीं से तो जाएगा लोअर पोटेंशियल में, है ना, ये वही बात है। तो ये क्या है, प्रेशर की तरह यूज लिया जाता है। ये क्या, साई है, ये जो ऐसे ये साइन है, इसे साई बोलते हैं। ठीक है, साई बोलते हैं। ये क्या, प्रेशर, यूज एज प्रेशर, प्रेशर जो होता है प्रेशर की यूनिट की तरह, पास्कल भी, है ना। ठीक है, साई क्या, वाटर पोटेंशियल। जैसे प्योर वाटर जो होता है उसका पोटेंशियल कितना होगा, प्योर है तो प्योर है वो, तो मतलब वाटर तो प्योर है तो उसका पोटेंशियल कितना होगा बताओ। उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन जो प्योर वाटर है उसका पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। और वह क्या होता है, प्योर वाटर का जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है वह स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव, मैक्सिमम 0 है। ठीक है, मतलब प्योर वाटर का मैक्सिमम 0 है। अभी पॉजिटिव कब होता है वो भी हम समझेंगे, है ना। ठीक है, एक सेकंड बस, ये क्या है, वाटर पोटेंशियल, है ना। सॉलिड पोटेंशियल क्या है, हमेशा नेगेटिव रहेगा, ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, एक मिनट बस, है ना। प्रेशर पोटेंशियल क्या है, वह पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अब मैं ये सब बता देता हूँ। ठीक है, जैसे देखो, जैसे ये कोई एक बीकर है, ठीक है, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। एक सेकेंड,
एक सेकंड, है ना। तो इसके अंदर क्या है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम कुछ सॉल्यूट मिला देते हैं, कुछ सॉल्यूट अगर ऐड कर देंगे हम इसके अंदर, ये क्या है, वाटर है, सॉल्यूट ऐड करेंगे तो क्या होगा बताओ। इस वाटर का पोटेंशियल यानी वाटर की जो टेंडेंसी है जाने की, वह प्योर है, वह जीरो है। जहाँ पर पानी कम होगा, जैसे इधर पानी कम है, इधर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है पानी के, तो सीधी सी बात है इधर फ्लो करेगा, ये टेंडेंसी। अगर इसके अंदर सॉल्यूट मिला देंगे तो बताओ क्या होगा। तो इसके अंदर जो अब हमने सॉल्यूट मिला दिया है, ठीक है, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और कुछ इसमें सॉल्यूट मिला दिया हमने, तो ये सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसमें क्या है, इसके अंदर जो सॉल्यूट का जो पोटेंशियल होगा वह क्या होगा, नेगेटिव होता हमेशा। तो कुछ वैल्यू मान लेते हैं सॉल्यूट का पोटेंशियल हो गया -20, ठीक है, ये पोटेंशियल है, ठीक है। वाटर का पोटेंशियल क्या होगा बताओ। पहले जो प्योर वाटर था, जो उसकी टेंडेंसी थी फ्लो होने की, वो कम होगी या बढ़ेगी बताओ। कम होगी, तो वाटर का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, -20 ही हो जाएगा, ठीक है, ये बात याद रखना। और प्रेशर पोटेंशियल क्या है, वह पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है और नेगेटिव। अगर हम इस बीकर के ऊपर प्रेशर लगाएंगे ऊपर से, तो पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा इसका बताओ, पोटेंशियल बढ़ेगा इसका, ठीक है। और अगर हम इसको सक करेंगे ऊपर की ओर, ये जो पिस्टन है इसे ऊपर की ओर अगर मूव करवाएंगे, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल है वह क्या हो जाएगा, और घट जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नहीं समझे आप। देखो, अब देखो मैं इसी के साइड में एक और बीकर लगा देता हूँ, अभी समझ जाएंगे आप। थोड़ा देखो, इसमें धैर्य की आवश्यकता है, ठीक है। एक और बीकर लगा दिया, उसमें क्या है हमारे पास प्योरली क्या है, वाटर के ही मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अभी ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर साथ में सॉल्यूट के हैं। अब आप बताओ, ये बीच में जो मेम्ब्रेन है ये SMP है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये, है ना, SPM है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब बताओ वाटर किधर मूव करेगा, सोच के बताओ। वाटर की कंसंट्रेशन किधर है, इधर ज़्यादा है ना, तो वाटर का पोटेंशियल प्योर है, यहाँ ये प्योर वाटर है, तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन इधर प्योर वाटर नहीं है, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, वो कितना होगा, -20 होगा। तो बताओ वाटर किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, ठीक है, ठीक है। यानी कि वाटर इधर मूव करेगा, -20 है हमने माना है। अगर हम इधर पिस्टन लगा देते हैं और इधर यहाँ प्रेशर देते हैं, तो बताओ वाटर इधर मूव करेगा, सेमी परमिएबल के इधर नहीं, प्रेशर लगा दिया हमने, और ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो इधर भी मूव कर सकता है। यानी कि इसका वाटर का पोटेंशियल यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जीरो से भी हाई हो जाएगा। यहाँ जीरो है लेकिन जीरो से भी हाई हो जाएगा, तभी तो इधर आएगा जीरो की साइड। समझे आप, ये बात समझ गए होंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो ये जो है वाटर पोटेंशियल का साइन है, साई W इज इक्वल टू क्या है, सॉलिड पोटेंशियल प्लस क्या है, प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल कहाँ पर जीरो होता है, इन ओपन बीकर, ओपन बीकर में, ओपन बीकर में क्या होता है, जीरो, जीरो होता है, ठीक है। जब ये जीरो होगा तो ये वाटर पोटेंशियल एंड सॉलिड पोटेंशियल इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। समझे आप बात को, समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये जो है वाटर पोटेंशियल का जो है ये आपको याद रखना है, ठीक। अब आते हैं हम ऑस्मोसिस पर। अगर वाटर पोटेंशियल समझ में आ गया तो यहाँ ऑस्मोसिस इजीली समझ में आ जाएगा। ये क्या, डिफ्यूजन ऑफ वाटर है अक्रॉस ए डिफरेंशियली और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। और इसको जो मेजर करते हैं, मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोमीटर से, ऑस्मोमीटर से हम मेजर कर लेते हैं क्या, ऑस्मोसिस को। ऑस्मोसिस क्या है, केवल वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है डिफ्यूजन। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, वो क्या है, टोनोप्लास्ट होती है, हम जानते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इससे पहले हम क्या पढ़े थे, एनाटॉमी पढ़े थे, तो वो आपको आनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है। क्या पूरी आनी चाहिए, पूरे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी भी आनी चाहिए, ठीक है। नेट डायरेक्शन एंड रेट डिपेंड ऑन बोथ प्रेशर ग्रेडियंट, है ना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दोनों पर डिपेंड करती है क्या। तो देखो यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट पर भी डिपेंड करता है डिफ्यूजन एंड
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर भी डिपेंड करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो जैसे कि कोई एक मेम्ब्रेन है, जैसे ये कोई मेम्ब्रेन है, मैंने यहाँ एक मेम्ब्रेन बना दी है, ठीक है, इसको ब्लैक से बना देता हूँ, ठीक है, जैसे ये मेम्ब्रेन है ना, और इधर क्या है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इधर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये मैं एक बीकर टाइप में बना देता हूँ, इधर ये ऐसे है, ठीक है, और बीच में क्या है, ये मेम्ब्रेन लगा दी है हमने, है ना, ठीक है, इधर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और इस मेम्ब्रेन की इधर की साइड भी क्या कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब जनरली अगर इधर कम है वाटर के मॉलिक्यूल्स तो हायर टू लोअर की साइड जाएंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, लेकिन मान लेते हैं इधर वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं और सॉल्यूट भी हमने इधर मिला दिया है, 2-3 सॉल्यूट मिला दिए, और इधर सॉल्यूट्स हमने 10, 20, 30, 40, 50 ज़्यादा मिला दिए हैं। तो अब जनरली अगर हम इसे ओपन बीकर में देखेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स किधर जो है ट्रांसपोर्ट करेंगे, किधर डिफ्यूज होंगे, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्यों? इधर तो वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं लेकिन इधर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के, है ना, समझे बात को। तो अगर हम यहाँ पर एक पिस्टन लगा देते हैं प्रेशर लगाने के लिए, ठीक है, अगर हम इसको यहाँ प्रेशर देते हैं, प्रेशर देंगे तो वह क्या है, वह प्रेशर, अब वाटर मॉलिक्यूल इधर आ रहे हैं, अब हमने जैसे प्रेशर लगाया तो ये इसका जो मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स का इधर आना, वह रुक गया है। तो वह उतना प्रेशर, जिस प्रेशर से इन मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन रुक जाए, उसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग, तो हमने कितना पॉजिटिव प्रेशर लगाया ऊपर से, है ना, इस डिफ्यूजन को रोकने के लिए, उसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, जो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है, वह ऑलवेज नेगेटिव रहता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल यानी कि इस ऑस्मोसिस के अंदर कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, तो पोटेंशियल किसके अंदर होगा, इनके अंदर, ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल इनके अंदर है, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव में। जितना ये नेगेटिव में है उतना ही ये क्या है, पॉजिटिव में। मान लेते हैं हमने यहाँ नेगेटिव मतलब पॉजिटिव प्रेशर तो हम बाहर से लगा रहे हैं, लेकिन ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, इस ऑस्मोसिस होने के लिए जो पोटेंशियल है वह मान लेते हैं -10 है। तो बताओ हम ऊपर से कितना प्रेशर लगाएं कि ये ऑस्मोसिस रुक जाए, तो +10 में अगर लगा देंगे तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा ये, तो ऑस्मोसिस रुक जाएगी। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वाटर मॉलिक्यूल्स ही लगाते हैं, वो हमेशा नेगेटिव होता है। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, मोड ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू मोड ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, मोड में। तो ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल नेगेटिव, ऑस्मोटिक प्रेशर हम बाहर से लगा रहे हैं तो पॉजिटिव। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे हम तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाना बढ़ेगा ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ जितने सॉल्यूट बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि और ज़्यादा इसका क्या है, पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और ज़्यादा इधर मूव होने लगेंगे पार्टिकल वाटर के, क्योंकि इधर वाटर के मॉलिक्यूल कम हो गए, सॉल्यूट की ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, आप बात समझे ना, समझ गए होंगे। ठीक है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बढ़ेगा इन नेगेटिव में। मान लेते हैं ये 10 बढ़ा तो वो कितना बढ़ा, -10। नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी, नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी तो मतलब घटेगा। ठीक है, ये अगर 100 हुआ तो ये -100 होगा, समझे, ये क्या ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये हमने ऑस्मोसिस देख लिया, डिफ्यूजन देख लिया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट देख लिया, है ना। अब ये जो कंडीशंस हमने समझी वो कैसे यूज आती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, वाटर मूव आउट ऑफ द सेल एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ इस, है ना, ऑफ ए सेल श्रिंक अवे फ्रॉम इट्स सेल वॉल। तो ये प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है कि जो वाटर है सेल के अंदर, जैसे कोई सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है ना, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है। वो साइटोप्लाज्म मैक्सिमम में क्या होता है, 90% साइटोप्लाज्म है क्या, वाटर ही तो है, 95% वाटर ही है इसके अंदर जो भी साइटोप्लाज्म है। तो अगर इस सेल से साइटोप्लाज्म से वाटर बाहर निकल जाए, पहले कहाँ से निकलेगा, सेल के अंदर से, फिर कहाँ से निकलेगा, वैक्यूल से, तो सारा वाटर बाहर निकल जाएगा। इसके ऊपर क्या है, एक सेल वॉल है ऑलरेडी, तो क्या होगा, ये जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल ऐसे बना दी मैंने,
सेल वॉल है ये तो क्या है, श्रिंक नहीं होती है, तो सेल वॉल तो यही है, लेकिन जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है वो श्रिंक हो जाएगी, श्रिंक पिचक जाएगी, ठीक है, वैक्यूल भी पिचक जाएगा। तो ये ऐसे हो गई, ये कंडीशन होगी सेल की, इस कंडीशन को प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। तो अब आप सोच के बताओ ये कंडीशन कब होगी, जब इस सेल को हम ऐसी कंडीशन में रख देंगे जहाँ वाटर की जो कंसंट्रेशन है लो है, यानी कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है। किस मीडियम में रखेंगे कि ये जो यहाँ पर सॉल्यूशन है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, बहुत कम है, 2-3, ठीक है, और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे। तो यहाँ बताओ वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, लो है, और इधर सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो पानी कहाँ जाएगा, बाहर चला जाएगा सेल से, ठीक है। यानी कि ये जो ये कौन सा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक, हाइपर यानी बहुत ज़्यादा, टॉनिक यानी कि सॉल्यूट, हाइपरटोनिक जो है ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो उसमें सेल के अंदर का वाटर बाहर आ जाएगा अगर ऐसे सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो सेल्स होती हैं उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं और चलते हैं, ठीक है। वाटर मूव आउट ऑफ द सेल एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ ए सेल श्रिंक अवे फ्रॉम इट्स सेल वॉल, है ना। फर्स्ट वाटर लॉस्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म देन वैक्यूल, पहले साइटोप्लाज्म से जाता है फिर वैक्यूल से जाता है ना। अब ये जो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस किस किस प्रकार के होते हैं, एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, यानी कि एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि जितना वाटर सेल के अंदर है उतना ही वाटर क्या है बाहर के जो है सॉल्यूशन में है, यानी कि ये दोनों आइसोटोनिक है, यानी इक्विलिब्रियम में है, यानी ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वह बैलेंस है, ना इधर ज़्यादा है ना इधर ज़्यादा है, ना, समझे। तो इस प्रकार की जो कंडीशन किस में आती है सेल की, जब सेल किस में हो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हो, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर सेल्स होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी सेल को क्या दिक्कत होगी। अब देखो हमारी बॉडी के अंदर जो है ड्रिप चढ़ती हैं, ड्रिप लगवाते हैं, है ना, बीमार हो जाते हैं, तो ड्रिप्स में क्या NaCl होता है, वह क्या होता है, आइसोटोनिक होता है, किसके, हमारे जो RBC के, है ना, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब कम, टॉनिक मतलब सॉल्यूट, कम सॉल्यूट होगा तो क्या होगा वह, बताओ, कम सॉल्यूट होगा तो वह क्या होगा, उसकी हायर कंसंट्रेशन होगी। तो एक्सटर्नल सॉल्यूशन कैसे होगा, डाइल्यूट होगा, तो एक्सटर्नल सॉल्यूशन मोर डाइल्यूट देन साइटोप्लाज्म, है ना, तो ज़्यादा है। तो इसके हाइपोटोनिक के अंदर क्या है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वाटर है इसके अंदर हमने एक सेल डाली तो क्या होगा, वाटर अंदर जाएगा सेल के या बाहर, अंदर जाएगा, क्योंकि हाइपोटोनिक है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है सेल से, तो अंदर जाएगा। जैसे हम जो किशमिश हैं, रेजिन्स हैं, है ना, किशमिश को हम पानी के अंदर डालते हैं, पहले श्रिंक रहती हैं किशमिश, पानी के अंदर डालते हैं, 2-3 घंटे बाद वो फूल जाती हैं, ऐसी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। ये क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक क्या है, जिसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस होता है, एक्सटर्नल सॉल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड होता है देन साइटोप्लाज्म, तो ये इसमें क्या प्लाज्मोलाइसिस हो जाती है। और हाइपोटोनिक में क्या होता है, टर्जिडिटी हो जाती है, क्या हो जाती है, टर्जिडिटी हो जाती है, टर्जिडिटी यानी सेल में क्या है, सेल फूल जाती है ना, ठीक है। फ्लैसिड सेल, फ्लैसिड क्या है, वाटर फ्लो इनटू द सेल एंड कम इनटू द इक्विलिब्रियम, तो फ्लैसिड हो जाता है ना। व्हेन प्रेशर बाय साइटोप्लाज्म टू सेल वॉल, दैट इज टर्गर प्रेशर हैपन्स इन फ्लैसिड सेल। जैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हमने रखा, हाइपोटोनिक में सेल रखी, तो पहले सेल क्या होगी, फूलेगी, उसे क्या बोले, फ्लैसिड हो गई सेल, फूल गई सेल, पहले श्रिंक थी फिर फूल गई सेल, फूल गई मतलब फ्लैसिड हो गई सेल, फ्लैसिड, इस सेल को फ्लैसिड बोलेंगे, यानी कि टर्जिडिटी बोलेंगे, है ना, फ्लैसिड बोलेंगे। अब इस सेल के बाहर, ये तो मेम्ब्रेन है, सेल के बाहर सेल वॉल तो है ही, है ना। अब फ्लैसिड हो गई तो ये सेल वॉल पर क्या लगाएगी, एक प्रेशर लगाएगी ये सेल, तो उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर बोलते हैं, है ना। और इस टर्गर प्रेशर के कारण ही सेल क्या होती है, बड़ी होती है। टर्गर प्रेशर क्या करता है, एनलार्जमेंट करवाता है एंड एक्सटेंशन करवाता है ग्रोथ में सेल की, है ना, सेल का एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ ग्रोथ एक्सटेंशन। इम्बिबाइसन क्या होता है,
वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉलिड्स कॉलोइड्स, है ना। तो वाटर सॉलिड कॉलोइड्स वगैरह जो होते हैं वो अगर वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तो वो क्या करेंगे, वॉल्यूम में बढ़ जाएंगे, उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। जैसे आपने कथीरा देखा होगा, या फिर वो छोटी छोटी बॉल्स आती थी, उनको हम पानी में डालते थे, वो फूल जाती थी छोटी छोटी सी, है ना। फिर पानी में डालने के बाद ये फूल जाती थी, रंग बिरंगी, क्या बोलते हैं उनको, क्या पता, है ना। तो ये क्या है, इम्बिवाइसन होता है ना। इम्बाइब्ड हो गई वो। एब्जॉर्ब वाटर, जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, सीड जो है उनमें बहुत कम पानी होता है तो ये फूल जाती हैं। ड्राई वुड होती हैं, अपने जो घर के जो वुडन जो है डूर होते हैं वो भी फूल जाते हैं बरसात के मौसम में, तो वह है क्या, इम्बाइबिशन है ना, फूल जाते हैं वो लॉन्ग, है ना। तो इम्बाइबिशन का और यूज क्या होता था पहले जो है ओल्ड एज में, है ना, एशियन टाइम के अंदर क्या, जैसे ये रॉक है, पत्थर है ना, इसके बीच में छोटा सा क्या करते थे, छेद कर देते, कुछ भी कर देते, फिर उसमें एक लकड़ी फंसा देते थे, फिर इस लकड़ी पर धीरे धीरे पानी गिरते थे, धीरे धीरे बूंद बूंद करके, है ना, रोजाना। तो ये क्या धीरे धीरे फूलेगी तो इस रॉक को क्या कर देती थी, तोड़ देती थी, ठीक है। तो ये क्या इम्बिवाइसन है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था ना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट वाटर का, वो देखते हैं। वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड आर जनरली मूव्ड बाय मास और बल्क फ्लो सिस्टम बाय प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। बल्क फ्लो कैन बी अचीव्ड, है ना। बल्क में जाता है, पूरा पानी है या फिर फूड है, बल्क में ही जाता है ना। आइदर थ्रू ए पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, सक्शन थ्रू ए स्ट्रॉ। अब ये लॉन्ग डिस्टेंस तक जाता कैसे। अब हमने डिफ्यूजन देख लिया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी देख लिया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी क्या करेगा, कितनी दूर तक पहुंचाएगा, वो थोड़ी सी, जैसे डिफ्यूजन ही तो है एक प्रकार का, बस वो एक्टिवली है। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्या हो सकता है, या तो कोई ऊपर से खींचे, मतलब नीचे से कोई दे पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, नीचे से कुछ लगाए, या फिर हाइड्रोस्टैटिक नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक होता है, यानी कि सक्शन करे कोई, जैसे हम स्ट्रॉ से जो है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जूस वगैरह पीते हैं ना, तो ऐसा कुछ हो तो हमारा क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा, जो भी बल्क में। डिफ्यूजन वगैरह की बस की बात नहीं है, ठीक है। तो बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू वेस्कुलर टिश्यू, तो उनके लिए क्या आते हैं, वेस्कुलर टिश्यू आते हैं। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं। जाइलम मेनली वाटर, मिनरल साल्ट, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन्स एंड हार्मोन्स का क्या करते हैं, ट्रांसलोकेशन करते हैं जाइलम। फ्लोएम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट का भी ट्रांसलोकेशन करते हैं, ठीक है। तो ये बता रखे हैं, तो इसको ज़्यादा डिटेल में क्यों करें, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में कैसे होते हैं। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, वाटर जो है वह कैसे एब्जॉर्ब होता है प्लांट्स के अंदर। वाटर विद मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर। रूट हेयर हमने किस में पढ़े थे, मॉर्फोलॉजी में भी देखे थे, और हमने एनाटॉमी के अंदर भी उनकी स्ट्रक्चर्स देखी थी। तो रूट हेयर्स क्या हैं, रूट्स के अंदर जो हेयर्स हैं एपिडर्मिस से निकलते हैं, वे यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, है ना, सॉरी, है ना। तो उनके अंदर रूट हेयर्स के अंदर प्योरली डिफ्यूजन होता है वाटर का, प्योरली। मूव डीपर इनटू द रूट लेयर्स बाय 2 पाथवे, दो पाथवे से जाता है क्या, पानी और मिनरल्स वगैरह जो भी हैं, ठीक है। वाटर विद मिनरल्स, एक होता है एपोप्लास्ट, एक होता है सिम्प्लास्ट, 2 कंडीशन है। तो मैं यहाँ बता देता हूँ, जैसे कि ये सेल है ना, ये रूट हेयर की सेल है, ठीक है, और ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, ठीक है, और ये क्या है, सेल वॉल है इनकी, है ना, सेल वॉल है, ठीक है। तो जैसे ये रफ डायग्राम है ना, बस आपको देखना। तो एपोप्लास्ट क्या है, एपोप्लास्ट किसके लिए, नॉन लिविंग के लिए है। सिम्प्लास्ट के क्या है, लिविंग के लिए, है ना, लिविंग कंडीशन में होता है। तो देखो एपोप्लास्ट क्या करता है, जैसे ये रूट हेयर से के बाद क्या, रूट हेयर किस में, एपिडर्मिस में है, हमने देखा ना एनाटॉमी में, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स के बाद क्या, एंडोडर्मिस आती है। एंडोडर्मिस भी क्या है, एक सेल है। मैं यहाँ पर बना देता हूँ क्या,
ये क्या है यहाँ पर, क्या है ये एंडोडर्मिस है, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड और बीच में और भी सेल है। तो वाटर कैसे जाएगा और मिनरल्स एपोप्लास्ट के जरिए, ये जो सेल वॉल है ये डेड है तो सेल वॉल के जरिए जाएगा, देखो ये सेल वॉल के जरिए। लेकिन जो एंडोडर्मिस है उसमें उसके पास आने के बाद क्या होता है, क्योंकि एंडोडर्मिस पे क्या होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप होती हैं जो किसकी होती है, सुबेरियन की होती हैं, जो वाटर के क्या इम्परवियस हैं, यानी कि इन वाटर को पास नहीं होने देती। तो अब यहाँ से आगे ये जो है वाटर एंड मिनरल्स नहीं जाएगा तो क्या होगा, ये इसके साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो डिफ्यूज होकर के जाएगा उसे क्या बोलेंगे, सिम्प्लास्ट बोलेंगे। साइटोप्लाज्म से, तो साइटोप्लाज्म जो है इसका दूसरी सेल से जब कनेक्टेड है ये, तो इन दोनों का जो साइटोप्लाज्म है वह किससे कनेक्टेड है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होते हैं। प्लाज्मा कनेक्टेड है तो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होते हैं। तो इस प्रकार से सिम्प्लास्ट होता है। तो पहले एपोप्लास्ट होता है, मैक्सिमम वाटर तो एपोप्लास्ट से ही जाता है। लास्ट कंडीशन में एंडोडर्मिस है, उसमें क्या होता है, सिम्प्लास्ट होता है। फिर पेरिसाइकिल के बाद जाइलम के अंदर वाटर पहुँच जाता है ना। ये जर्नलिसी मैंने आपको डिफाइन कर दिया कैसे होता है, अब हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो एपोप्लास्ट का सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल एक्सेप्ट कैस्पेरियन स्ट्रिप ऑफ एंडोडर्मिस की जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है उसमें नहीं होता एपोप्लास्ट, है ना। वाटर मूव थ्रू द इंटरसेलुलर, इन दो सेल हैं, दो सेलों के बीच के मध्य कुछ होता है तो वह इंटरसेलुलर, और एक ही सेल के अंदर कुछ हो रहा है तो वह क्या इंट्रासेलुलर, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस एंड वॉल ऑफ द सेल की वॉल के अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस है उसके थ्रू वाटर जाता है, वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एवोपोरेट इनटू इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, तो है ना, टेंशन डेवलप हो जाता है, वाटर एवोपोरेट होता रहता है लीव्स के अंदर और आगे जाता रहता है पानी, कहाँ से, रूट से। तो उनके अंदर क्या एक टेंशन डेवलप हो जाता है, यानी कि एक फोर्स, है ना, तो जिसके कारण वह वाटर का एपोप्लास्ट जो है चलता रहता है, डिफ्यूजन चलता रहता है। हेंस मास फ्लो ऑफ वाटर अकर ड्यू टू द एडेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। एडेसिव प्रॉपर्टी क्या है, वाटर मॉलिक्यूल जो है किसी भी पोलर चीज़ से अट्रैक्ट होता है, पोलर, है ना, पोलर चीज़ से अटैच्ड है तो वह क्या है, एडेसिव नेचर है वाटर की। कोहेसिव यानी कि दो वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं उसे क्या बोलते हैं, कोहेसिव प्रॉपर्टी। तो एडेसिव मतलब वाटर कहाँ पर, रूट हेयर्स उनकी सेल्स के अंदर स्टार्टिंग में अटैच हो गया, फिर नेक्स्ट मॉलिक्यूल से ऐसे लिंक बन गई है उनकी, ऊपर से क्या रेस्पायरेशन हो रहा है तो रेस्पायरेशन के कारण ये जाता जा रहा है, तो ये मॉलिक्यूल पीछे वाले खींचेगा, ये पीछे वाले खींचेगा, तो ऐसे कोहेसन हो रहा है इनके अंदर। तो ये क्या एक फ्लो बन जाता है, उसके कारण मास फ्लो होता है। मास मतलब बढ़िया मात्रा में पानी ऊपर जाता है। तो एपोप्लास्ट किसमें होता है, नॉन लिविंग्स के अंदर होता है, ठीक है, ये बात आपको याद रख लेनी है ना। अब आते हैं सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट में क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट। इंटरकनेक्टेड जो प्रोटोप्लास्ट है उनके अंदर होता है सिम्प्लास्ट। सेल कनेक्टेड थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड दैट एक्सटेंड थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा तक कनेक्टेड रहते हैं, सीधी सी बात है। ये दो सेल हैं एपिडर्मिस की, मान लीजिए, इनके बीच में जो कनेक्शन है प्लाज्मोडेस्मेटा का। यहाँ पर ये सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल, यहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप है ये, तो ये आगे नहीं जाएगा ना वाटर, तो कहाँ जाएगा, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर इधर जाएगा, और इसके अंदर क्या होगा, सिम्प्लास्ट है, और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी हो सकती है यहाँ, क्योंकि ये इजीली नहीं जा रहा तो यहाँ सेल एक्टिवली इसको मूव करवाएगी। फिर ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है, यहाँ पर आ जाएगा इनके जरिए दूसरी सेल में, फिर यहाँ पर भी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होगी, फिर आगे जाएगी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होगी, यानी एक्टिवली जाता है सिम्प्लास्ट में, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सेल्स है ना, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड एक्सटेंड थ्रू द प्लाज्मोडेस्मेटा। वाटर ट्रेवल्स थ्रू द सेल, ठीक है, दियर साइटोप्लाज्म थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा, है ना। एडेड बाई साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, एडेड किया जाता है, सहायता की जाती है किसके, इस सिम्प्लास्ट के अंदर, एडेड बाई साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का एग्जाम्पल क्या, हाइड्रिला लीफ के अंदर देखा जाता है, जो हमने स्टार्टिंग में भी ये एग्जाम्पल लिखवाया था ना। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक किस में होता है, एंडोडर्मिस के अंदर क्या होता है, सिम्प्लास्ट होता है एंडोडर्मिस से, उससे पहले क्या है, एपोप्लास्ट ही होता है। तो ये बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं रूट प्रेशर क्या है, ठीक है। अब यहाँ से सिम्प्लास्ट होकर के जो वाटर है वह किस में आ गया, रूट्स के अंदर आ गया। अब रूट्स के अंदर एक्टिवली भी आ गया और पैसिवली वाटर आ गया, तो वाटर आ गया। अब कोई चीज़ के अंदर हम वाटर फिल करते जाएंगे तो उसके अंदर कुछ तो प्रेशर बनेगा, वो फटेगी या फिर कुछ तो होगा। तो इसके अंदर रूट्स के अंदर पानी आ गया तो प्रेशर बन गया एक, तो ये प्रेशर क्या किस में हेल्प करवाता है, आगे जाइलम के अंदर ऊपर पहुंचाने के लिए एक पॉजिटिव प्रेशर है, ताकि जो है ट्रांसपोर्टेशन हो सके वाटर एंड मिनरल्स का, तो ये ऊपर तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है।
क्या, रूट प्रेशर कैसे जनरेट हो रहा है हम देख रहे हैं। पैसिवली तो आ ही रहे हैं वाटर एंड मिनरल्स, साथ में एक्टिवली भी हो रहा है सिम्प्लास्ट के अंदर जो एंडोडर्मिस में हो रहा है ना। वेरियस आयन फ्रॉम सॉइल एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू वेस्कुलर टिश्यू ऑफ रूट्स के जो वेस्कुलर टिश्यू हैं, जाइलम फ्लोएम वगैरह हैं, जाइलम्स हैं, उनके अंदर एक्टिवली आ रहे हैं आयंस, क्योंकि देखो सॉइल है, आयन है, जैसे ये मैं रूट बना देता हूँ, ये पेड़ है और ये रूट है ना। अब यहाँ ये सॉइल है, सॉइल के अंदर जो आयंस होंगे उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी या इस रूट के अंदर, तो रूट के अंदर क्या आयंस की कंसंट्रेशन क्या है, आयन मिनरल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सोइल के अंदर कम है। तो ये जो आयंस हैं एक्टिवली जाएंगे सोइल के अंदर, ठीक है। कुछ पैसिवली भी चले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम क्या है, एक्टिवली जाएंगे। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा, है ना, सॉइल के अंदर। तो एक तो वो हो रहा है। अब एक्टिवली जाएंगे तो इसके अंदर क्या है, जो है वाटर का जो है वाटर पोटेंशियल बहुत नेगेटिव हो जाएगा, और वाटर पोटेंशियल बाहर क्या बहुत ज़्यादा, तो भी वाटर इसके अंदर जाएगा, और एक्टिवली भी जा रहा है, पैसिवली भी जा रहा है, वाटर भी जा रहा है, मिनरल्स भी जा रहे हैं रूट के अंदर, तो रूट तो फुल हो गई बिल्कुल, है ना। ड्यू टू दिस वाटर फ्लो इनटू द रूट हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, क्योंकि एक्टिवली आयन चले गए तो इस रूट के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या नहीं होगी, सोचो थोड़ी देर, कम होगी ना, आयन से इसके अंदर गए तो, ठीक है। तो पानी कहाँ जाएगा बताओ, सोइल के अंदर से, मिट्टी से कहाँ जाएगा, रूट्स के अंदर, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एंड पॉजिटिव प्रेशर इनसाइड जाइलम। अब जाइलम में क्या बनेगा, ये जो रूट के जाइलम है उनके अंदर क्या पॉजिटिव प्रेशर बनेगा, तो वह क्या करेगा, वाटर को ऊपर भेजेगा, ठीक है। प्रेशर जाइलम, दैट पॉजिटिव प्रेशर इज कॉल्ड रूट प्रेशर, उस पॉजिटिव प्रेशर को रूट प्रेशर बोलते हैं, जो हेल्प करता है किसमें, ट्रांसपायरेशन के, है ना। लेकिन अब देखो रूट प्रेशर तो बन रहा है इसमें, है ना, रूट्स के अंदर। अब क्या होगा, एक्सुडेट्स क्या है, अब ये वाटर तो मूव हो रहा है। अगर दिन की बात है तो ट्रांसपायरेशन के थ्रू वाटर ऊपर लीव्स से क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा। अब रात हो गई या फिर मॉर्निंग हो गई या फिर ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो क्या होगा, वाटर मूव आउट, वाटर तो ऊपर जाएगा। लेकिन अगर हम इसका तना काट देते हैं, इस प्लांट का छोटा सा यहाँ हिस्सा काट देते हैं, रूट के पास से छोटा सा कट लगा देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ बना देता हूँ, जैसे, ठीक है, ये पेड़ है, ये रूट्स हैं, ठीक है, और ये पेड़ है, ठीक है। यहाँ मैंने थोड़ा सा क्या लगाया, कट लगा दिया यहाँ पर। तो कट लगाने के कारण क्या है, रूट प्रेशर तो है, तो ये कंडीशन किस में है, एक्सुडेट्स कब निकलेंगे, एक्सुडेट्स मतलब ये जाइलम के द्वारा जो फ्लो हो रहा है, रूट प्रेशर के कारण ऊपर जा रहा है प्रेशर लग करके, तो वह में जो मटेरियल है वह सैप है ना। तो एसन टाइप सैप हो रहा है यहाँ, तो वह क्या है, जो कुछ ड्रॉपलेट्स के रूप में निकलेगा, उसे क्या बोलेंगे, एक्सुडेट बोलेंगे। वाटर मूव आउट फ्रॉम कटिंग स्टेम नियर द रूट, है ना, प्रोसेस एक्सुडेशन बोलते हैं, है ना। तो ये कैसे होता है, ये एक्सुडेशन है, एक्सुडेट्स है। और गटेशन कब होता है, ये तो कट कर निकाल रहे हैं, ये तो क्या एक्सुडेट है। और गटेशन क्या है, वाटर इन ईयरली मॉर्निंग इन फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स मूव आउट बाय लीव्स। और जो छोटे छोटे घास होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं या फिर प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, उनसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, उस प्रोसेस को गटेशन बोलते हैं। वो गटेशन भी किसके कारण, रूट प्रेशर के कारण। तो एक्सुडेट्स एंड गटेशन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, है वो चीज़, लेकिन एक में तो हम फिजिकली कट लगा करके देख रहे हैं, उसे एक्सुडेट बोलेंगे, और एक जो है ऑटोमेटिकली नेचुरली गटेशन हो रहा है, यानी कि लीव्स के अंदर से ड्रॉप्स के रूप में निकल रहा है, ठीक है। ये रूट प्रेशर के कारण होता है। रूट प्रेशर क्या रीस्टेब्लिश करता है क्या, कंटिन्यूस चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जैसे ऊपर से ट्रांसपायरेशन हो रहा है, यहाँ से ऊपर से पानी तो उड़ता जा रहा है ना, और पानी उड़ेगा तो यहाँ बीच में गैप बन जाएगा, उस गैप को भरने के लिए ये क्या रूट प्रेशर हेल्प करता है, ठीक है। तो गैप नहीं बनने देता, कंटिन्यूस चेन बनी रहती है वाटर मॉलिक्यूल की जाइलम्स के अंदर, है ना। तो रीस्टेब्लिश द कंटिन्यूस चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन जाइलम विच ऑफन ब्रेक अंडर इनॉर्मस टेंशन क्रिएटेड बाय ट्रांसपायरेशन। तो कभी कभार वह टूट जाता है जब ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो जाता है ना। तो उस वाटर की जो चेन है उसको बनाने के लिए क्या कौन हेल्प करता है, रूट प्रेशर री इस्टाब्लिश कर देता है, किसको, उस कंटिन्यूस वाटर चेन को, जो टूट जाती है कभी कभार किसके कारण, ट्रांसपायरेशन के कारण। ट्रांसपायरेशन क्या है, पत्तियों के द्वारा वाटर का एवोपरेशन होना, ठीक है।
रूट प्रेशर डज नॉट अकाउंट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, ज़्यादा नहीं है। मोस्ट प्लांट मीट दियर नीड बाय ट्रांसपायरेशन पुल। ऐसा नहीं कि रूट के अंदर इतना प्रेशर हो कि पानी ऊपर तक ले जाए, नहीं, रूट प्रेशर केवल हेल्प करता है ट्रांसपायरेशन में। एक्चुअली में पानी तो क्या है, ऊपर तक लीव्स तक किसके कारण पहुंच रहा है, ट्रांसपायरेशन के कारण पहुंच रहा है। ट्रांसपायरेशन मतलब एक प्रकार से सक करना ऊपर से, तो ऊपर से सक करने के मतलब यहाँ पर लीव्स के अंदर क्या है, ट्रांसपायरेशन होता है। तो वो ट्रांसपायरेशन अब देखते हैं हम। तो रूट प्रेशर भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन तो वही है, वाटर वेपर्स में एवोपरेट होना वाटर का फ्रॉम द लीव्स, है ना। तो वही कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपायरेशन पुल मॉडल। कोहेशन मतलब वही वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके बीच में क्या है, एक प्रकार का फोर्स होता है, जो जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल्स है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल्स है, तीसरा है, ये आपस में जिसके कारण अटैच हैं, कनेक्टेड हैं, उसे क्या बोलते हैं, कोहेशन बोलते हैं, है ना। तो कोहेशन टेंशन, कोहेशन टेंशन, टेंशन मतलब फोर्स एक प्रकार का, इनके बीच में टेंशन है, एक फोर्स है, टेंशन है ना। तो ये जो है अगर ये मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएगा या फिर एवोपरेट होगा, आगे बढ़ेगा, तो ये पीछे वाले को भी खींचेगा। तो इस चैन के कारण क्या है, हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये जो मॉडल है कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपायरेशन पुल मॉडल, ये डिक्सन एंड जॉली ने दिया था, ठीक है। वाटर क्या है, ट्रांजिएंट होता है प्लांट्स के अंदर, मतलब बहुत कम अमाउंट में यूज होता है। लेस देन 1% ऑफ वाटर रीचिंग द लीव इज यूज इन फोटोसिंथेसिस। जितना भी पानी पहुंचता है लीव्स के अंदर, उसमें से मुश्किल से 1% ही फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, और प्लांट ग्रोथ में यूज होता है, 1% से भी कम, ठीक है। मोस्ट ऑफ इट लॉस थ्रू द स्टोमेटा इन लीव्स। लीव्स की जो स्टोमेटा होती है, जैसे हमने देखा था डाइकोट लीव्स, जिनमें क्या है, रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाता है ना। स्टोमेटा किधर होते हैं, नीचे की साइड स्टोमेटा होते हैं, ऊपर की साइड स्टोमेटा कम होते हैं, ठीक है, डाइकोट्स के अंदर। और आइसो बाइलेटरल लीव्स जो मोनोकॉट्स की हैं, उनमें दोनों साइड स्टोमेटा होते हैं। पैरेलल वेनेसन देखा था, मॉर्फोलॉजी देखी थी ना, ठीक है। दिस वाटर लॉस इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। इस प्रकार के वाटर लॉस को लीव से ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया कि तो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लिया गया जो टर्न इन कलर एब्जॉर्बिंग वाटर, ठीक है। तो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लीव्स के ऊपर रख दिया, ठीक है, ये पेपर, तो उससे पता लगा कि पानी छोड़ रही है लीव, क्योंकि वो थोड़ी देर में कलरफुल हो गया, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब करने पर क्या है, कोबाल्ट क्लोराइड किस में कन्वर्ट होता है, कुछ कलर दे देता है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपायरेशन अकर मेनली थ्रो स्टोमेटा, सीधी इस बात से स्टोमेटा से ही निकलेगा। स्टोमेटा एक्सचेंज O2 एंड CO2 आल्सो अकर। O2 और CO2 का एक्सचेंज तो करते ही हैं, रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। स्टोमेटा नॉर्मली ओपन इन डे टाइम, क्लोज इन नाइट, है ना। ओपन डे, जो डे में ओपन होते हैं उन्हें फोटो एक्टिव स्टोमेटा बोलते हैं, और जो नाइट में ओपन होते हैं स्टोमेटा, स्कोटो एक्टिव बोलते हैं। इमीडिएट कॉज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज चेंज इन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल, ठीक है। तो गार्ड सेल जो होती हैं उनकी टर्जिडिटी में अगर चेंज होता है तो स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होता है। तो देखो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे ये स्टोमेटा बना हुआ है, थोड़ा सा इधर मैं बना के बता देता हूँ। देखो ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब जैसे ये जो है इधर ये कनेक्टेड है ऐसे, इनर मेम्ब्रेन थिक होती है, आउटर मेम्ब्रेन थिन होती है, और जैसे इनमें क्या है, टर्जिडिटी होती है, यानी कि ये जो सेल है इन्हें क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। तो ये गार्ड सेल जैसे ही टर्जिडिटी होती है तो ये क्या फूल जाएंगी, तो ये जो पीछे की जो मेम्ब्रेन है ये ऊपर की साइड जाएगी। तो ये क्या है, ये जो है फिलामेंट्स लगे हुए हैं, ये जो फिलामेंट्स है, माइक्रो फिलामेंट्स हैं, रेडियली अरेंज होते हैं, और ये थिक जो मेम्ब्रेन है इनर उससे अटैच है, तो ये इधर की साइड इसको खींचेंगे, और ये वाले क्या है, इधर की साइड इसको खींचेंगे, तो ये क्या खुल जाएगा स्टोमेटा। और जैसे ये क्या होगी, जैसे ये श्रंक होगी, इसके अंदर से क्या है, टर्जिडिटी कम होगी, वाटर का लॉस हो जाएगा गार्ड सेल के अंदर। तो ये कैसे हो जाएगा, ये जो है ये चिपक जाएंगी, ये दोनों जो हैं चिपक जाएंगी, और ये क्या है, गार्ड सेल है, ये
गार्ड सेल, तो ये चिपक गए, स्टोमेटा क्लोज हो गए, यहाँ ओपन है। अब देखो समझ गए होंगे आप थोड़ा सा, तो इसमें भी और समझ जाएंगे अगर नहीं समझे हैं। तो टर्जिडिटी चेंज होती है गार्ड सेल की, है ना, टर्जिडिटी बढ़ती है, यानी कि सेल के अंदर ज़्यादा वाटर फ्लो होता है, तब क्या है आउटर थिन जो वॉल है वह दूर जाएगी और इनर जो है थिक को वह खींचेगी, किसके कारण, माइक्रोफिलामेंट्स के कारण, तो स्टोमेटा ओपन होता है। टर्जिडिटी इंक्रीज आउटर थिन वॉल, इंक्रीज ये जो है इंक्रीज है, ठीक है, इंक्रीज, मैं ऐसे ही लिखता हूँ इंक्रीज, है ना, इंक्रीज आउटर थिन वॉल एंड फोर्स द इनर वॉल इनटू क्रीसेंट शेप, तो क्रीसेंट शेप में हो जाती है, ठीक है। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा टिनिस्टोमा, मतलब सिंगुलर, ये सिंगुलर टर्म है, सिंगुलर में हम क्या बोलते हैं, स्टोमा बोलते हैं। स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा क्या प्लूरल वर्ड है ना। स्टोमेटा इज आल्सो एडेड ड्यू टू माइक्रोफ्लामेंट्स अरेंज रेडियली, ये माइक्रोफ्लामेंट्स है, ये देखो रेडियल अरेंज है, ये भी एडेड करते हैं, यानी हेल्प करते हैं किसको, इसको ओपन होने में। ट्रांसपायरेशन इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर से, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्रांसपायरेशन होगी या नहीं होगी, नहीं होगी, ये इनके अंदर से वाटर लॉस ज़्यादा हो जाएगा। लाइट पर भी डिपेंड करते हैं, ह्यूमिडिटी पर, विंड स्पीड पर भी डिपेंड करते हैं ट्रांसपायरेशन, है ना। और प्लांट फैक्टर भी है, नंबर ऑफ स्टोमेटा कितने हैं उस पर भी क्या है डिपेंड करता है ट्रांसपायरेशन, ज़्यादा स्टोमेटा होंगे तो ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगा, ज़्यादा वाटर लॉस होगा। वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट, यानी वाटर कितना ले रहा है प्लांट्स, उस पर भी ट्रांसपायरेशन डिपेंड करता है। कैनोपी स्ट्रक्चर, अगर प्लांट्स के नीचे हैं, कोई बड़े प्लांट्स हैं उनके नीचे हैं, छोटे प्लांट्स हैं तो उसे कैनोपी बोलते हैं, कैनोपी स्ट्रक्चर्स हैं तो उनके अंदर ट्रांसपायरेशन कम होगा। तो ये फैक्टर्स हैं। ये स्टोमेटा, ये आउटर थिन जो लेयर है ये क्या है बल्ज आउट हो जाएगी, यानी फूल जाएगी। इनर जो है थिक है वॉल फोर्स इनटू क्रीसेंट शेप में, क्रीसेंट शेप के लिए इधर फोर्स होगी, ठीक है। ये ओपन स्टोमेटा है ना। लेस टर्जिड गार्ड सेल जो है वो क्या करेंगी, उसको अंदर की ओर धकेलेंगे, यहाँ ऐसे लिखा हुआ है रेडियल माइक्रो फिलामेंट्स है ये, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स है किसकी, ओपन स्टोमेटा की। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, है ना, वही दूसरा पार्ट। ट्रांसपायरेशन डिपेंड्स मेनली ऑन फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, किस किस पर, कोहेशन, अडेशन, सरफेस टेंशन, जो मैंने पहले ही बता दिया। कोहेशन वाटर के बीच में, अडेशन किसी भी पोलर मॉलिक्यूल से, और सरफेस टेंशन क्या वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। जो जितनी पतली सरफेस होगी उसके अंदर अच्छे से टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। जितनी पतली वो होगी, नली होगी, उसमें तेज प्रेशर के साथ जाएगा कि नहीं पानी। अगर जैसे ये मोटी है इससे तो थोड़ा स्लो प्रेशर, ये पतली है तो इससे बहुत हाई प्रेशर में जाएगा वाटर, है ना, जनरली आप देखते हैं, तो वही टेंशन सरफेस टेंशन है। दीज प्रॉपर्टीज गिव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ टू वाटर, इस कारण से क्या है टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है वाटर की। एंड एबिलिटी टू रेजिस्ट पुलिंग फोर्स, है ना। हाई कैपिलरिटी, कैपिलरिटी मतलब पतली पतली होती हैं, पतली पतली जाइलम होते हैं उनके अंदर से जाते हैं, तो हाई कैपिलरिटी बढ़ जाती है इसके कारण। एबिलिटी टू राइज इन थिन ट्यूब्स के अंदर राइज होता है वह इजीली वाटर, है ना। इन प्लांट्स कैपिलरिटीज इज एडेड बाय स्मॉल डायमीटर ऑफ द ट्रैकरी एलिमेंट, जैसे ट्रैकियड्स एंड बेसल्स, ये हमने पढ़े थे ना एनाटॉमी के अंदर, ट्रैकियड एंड बेसल्स ये जाइलम के होते हैं ना। ट्रैकियड एंड बेसल जो इनका डायमीटर बहुत कम होता है तो उनके अंदर वाटर क्या है ईजिली ऊपर की ओर जा सकता है, ट्रांसपायरेशन हो सकता है, ठीक है। ये जो मैं कट कर रहा हूँ ये एक्स्ट्रा कुछ भी जोड़ दिया है किसने, एआई ने, है ना। ये मेरे ही नोट्स हैं पर उनको मैंने एआई से इस ऐसी राइटिंग में करवाया है, ठीक है। हाँ, वाटर यूज एफिशिएंसी कंपैरिजन, है ना। वाटर का यूज कितना करता है कौन सा प्लांट, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स यूज होता है हर हर कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करने पर, क्योंकि हम जानते हैं H2O प्लस CO2 जिससे क्या बनता है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनता है प्लस ऑक्सीजन निकलता है, यही तो प्रोसेस है, नहीं यही प्रोसेस है। तो कितनी ऑक्सीजन फिक्स होती हैं, है ना। हमें पता है कि ऑक्सीजन जो हमें मिलता है वह वाटर से मिलता है, प्लांट्स जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वाटर से छोड़ते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड तो किसको बनाने में हेल्प ले लेते हैं, ग्लूकोज को, है ना। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगा, मतलब कितने मॉलिक्यूल वाटर ले रहा है, इसे इफिशियंसी बोलेंगे ना। ठीक है, समझे ये बात या नहीं। यानी कि मान लेते एक कार्बन डाइऑक्साइड का, एक CO2 का मॉलिक्यूल फिक्स हो रहा है, किससे, एटमॉस्फेयर से कम हो रहा है, तो वो एटमॉस्फेयर से कितना पानी लेगा, कितना H2 मॉलिक्यूल लेगा, तो ये बात है। तो C3 जो प्लांट्स हैं, ये डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के अंदर, है ना, लेकिन यहाँ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। C3 प्लांट्स जो हैं, C3 प्लांट्स, है ना, C4 जैसे गन्ना वगैरह है ना, C3 जैसे ये सरसों मस्टर्ड्स वगैरह है ना। तो C3 प्लांट्स क्या करते हैं, 200 से 400, 200 to 400 H2 मॉलिक्यूल्स लूज करते हैं पर CO2 फिक्सेशन। यानी एक CO2 फिक्सेशन के लिए 200 से 400 हाइड्रोजन 400 वाटर के मॉलिक्यूल लेंगे। वहीं C4 प्लांट्स जो हैं वो उनके आधे लेंगे, आधे मतलब 100 से 200 H2 मॉलिक्यूल्स पर CO2 फिक्सेशन। तो बताओ C4 जो प्लांट्स हैं वे दोगुने क्या है, इफिशियंट है C3 प्लांट से, यानी कि कम पानी में, यानी कि दोगुनी। अगर यहाँ पर अगर 200 ये लेंगे, 200 से 400 वाटर मॉलिक्यूल लेंगे, तो 2 मॉलिक्यूल दे देंगे ना C4 प्लांट्स, किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो इससे क्या पता लगता है कि C4 प्लांट्स क्या है, ज़्यादा इफिशियंट हैं देन C3 प्लांट्स से, समझे या नहीं। C4 जैसे गन्ना वगैरह हो गए ना, ठीक है, ये तो ज़्यादा क्या करते हैं, CO2 का फिक्सेशन करते हैं C4 प्लांट्स, है ना। ठीक है, ये वही लाइन दोबारा लिख दें। CAM प्लांट्स भी होते हैं, है ना, जो 50 से 100 मॉलिक्यूल सी लेते हैं, किसका, CO2 का। तो ये क्या, ये C4 से भी अच्छे एफिशिएंट है CAM प्लांट, है ना। तो ये C4 के दोगुने हैं एफिशिएंट, और C3 के तो कितने हैं ये बताओ, 4 गुने हैं। C3 से 4 गुने एफिशिएंट है, समझे बात या नहीं, समझ गए होंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये देखते हैं, मिनरल्स का न्यूट्रिशन देख लेते हैं। प्लांट ऑब्टेन देयर कार्बन एंड मोस्ट ऑफ देयर ऑक्सीजन फ्रॉम CO2, है ना। रिमेनिंग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आर ऑब्टेन फ्रॉम द वाटर एंड मिनरल इन सॉइल। अब यहाँ लिखा हुआ प्लांट ऑब्टेन देयर कार्बन, अपना जो भी कार्बन है प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से लेते हैं, ठीक है। और अपनी जो ऑक्सीजन्स हैं जैसे C6H12 O6, ये भी कहाँ से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ही लेते हैं। लेकिन जो ये O2 छोड़ते हैं, उस प्रोसेस के अंदर फोटोसिंथेसिस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज के अंदर, तो उस समय जो ऑक्सीजन जो ये छोड़ते हैं वो वाटर से छोड़ते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। रिमेनिंग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आर ऑब्टेन फ्रॉम द वाटर मिनरल एंड सॉइल, है ना। आयंस मूव्स इन द रूट एपिडर्म्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज ATP, वही बात लिखी हुई जो मैंने बोली। आयंस मूव इन बोथ एक्टिव एंड पैसिव मोड इन रूट्स, दोनों मोड में जा सकते हैं आयंस, है ना। बिकॉज ऑफ द सुवेरेन रूट हैज़ द एबिलिटी टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट आयन द वन डायरेक्शन ओनली, ये बात याद रखनी। सुवेराइज जो होती है ना एपिडर्मिस में, रूट्स की सेल्स, वो एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, यानी कि अंदर की साइड ही ले सकती हैं, ठीक है, बाहर नहीं जाने देती। तो उसके कारण रूट प्रेशर वगैरह हमने पढ़ा था, वही चीज़ें, है ना। अब देखते हैं मिनरल ट्रांसपोर्ट, सिंक एंड मोबिलाइजेशन, है ना। चीफ सिंक फॉर मिनरल एलिमेंट, यानी कि मेन जो सिंक मतलब जहाँ कमी है, जहाँ हम डालते हैं कोई भी चीज़ को, है ना, सिंक वो होता है। फॉर मिनरल एलिमेंट्स के लिए सिंक क्या है, तो देखो ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स, जैसे फ्रूट्स हो गया, लीव्स हो गए, उनके लिए क्या चाहिए भाई, मिनरल चाहिए ना, है ना। जैसे एपिकल हो गया या लेटरल मेरिस्टेम हो गया, वो बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। यंग लीव्स हो गई, डेवलपिंग फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स है गए, सीड हो गए, इनके लिए क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए। तो ये क्या सिंक है ना। और स्टोरेज ऑर्गन जैसे कि रूट्स हो गया या फिर कुछ भी, है ना, जो स्टोर करते हैं, उनके लिए भी चाहिए, है ना। तो अनलोडिंग ऑफ मिनरल आयन अकर एट फाइन वेन एंडिंग थ्रू द डिफ्यूजन एंड एक्टिव अपटेक बाय दी सेल्स। तो फिर क्या होता है कि जाइलम से मिनरल्स वाटर्स वगैरह जाते हैं, है ना, और कहाँ पर अनलोड हो जाते हैं, जो लीव्स की जो फाइन बेन्स होती हैं, लीव्स की, फ्रूट्स की, है ना, फ्लावर्स की जो फाइन बेन होती है, वहाँ पर जा कर के डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूज हो गया, अनलोडिंग हो गया, डिफ्यूजन होता है। लेकिन अब जो वो सेल्स हैं या फिर फ्रूट है, फ्रूट के अंदर तो ऑलरेडी कंसंट्रेशन है मिनरल की, फिर भी और भी मिनरल्स लेगा वो, और भी वाटर लेगा ताकि और ग्रो करे। तब उन सेल्स के अंदर किन सेल्स के अंदर, सिंक की जो सेल हैं, सिंक क्या है यहाँ, यंग लीफ है, लेटरल और एंड एपिकल मेरिस्टेम है ना, डेवलपिंग फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, उनकी सेल्स एक्टिवली अपटेक करेंगी क्या, इसको, मिनरल्स को, ठीक है। मिनरल आयन
आर फ्रिक्वेंटली रिमोबलाइज भी हो जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकता है। फ्रॉम ओल्डर सेनेसेंसिंग यानी मरने वाले जो हैं, टूटने वाले जो पार्ट हैं प्लांट्स के वहाँ से, यानी कि कोई लीव्स है वह मैच्योर हो गई फुली, अब वो उसकी उम्र पूरी होगी, मरने वाली है, तो वह क्या करेगी, अपने सारे के सारे मिनरल्स को दूसरे पार्ट्स को दे देगी। तभी आपने देखा होगा लीव्स मरने से पहले येलो हो जाती है, यानी कि उसमें से मिनरल्स निकल जाते हैं। ओल्डर डाइंग लीव्स एक्सपोर्ट मच ऑफ दियर मिनरल्स कंटेंट टू यंगर लीव को दे देती हैं सारे के सारे जो मैक्सिमम मिनरल्स हैं, है ना। एलिमेंट मोस्ट रीडली मोबिलाइज, है ना, बहुत ईजिली जो है आसानी से मोबिलाइज हो जाते हैं, वो कौन से, पोटेशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, है ना, और फास्फोरस, ये है फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये है, ये क्या है, रीडली मोबिलाइज एलिमेंट है। आयरन क्या है, आयरन मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है ना, याद रखना, ठीक है। कैल्शियम आर नॉट रिमोबिलाइज, कैल्शियम जो है कहाँ, मिडिल लेमिला में मिलता है, जो रिमोबिलाइज नहीं होता है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब अपने जो है जाइलम एंड फ्लोएम एक्सचेंज है, यानी कि लास्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, या फिर हम इसे और ट्रांसपोर्टेशन बाय फ्लोएम बोल सकते हैं, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लोम है, ऑफ फूड, है ना। तो ये देखते हैं, इसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम का भी एक्सचेंज होता है, ये इसने एक वो लिख दिया है एआई ने, ठीक है। तो मेन हेडिंग तो ये होना चाहिए, है ना। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस, सल्फर एंड नाइट्रोजन ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, किसमें, जाइलम के अंदर, इन जाइलम के अंदर स्मॉल अमाउंट में ये भी ऑर्गेनिक फॉर्म में जाते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल डस्ट टेक प्लेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में भी एक्सचेंज होता है मटेरियल का, ठीक है। इट इज़ नॉट दैट we can clearly make a distinction and say categorically that xylem transport only inorganic nutrients which phloem transport only organic materials as we are traditionally believe। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं है कि जाइलम केवल इनऑर्गेनिक करेगा और फ्लोएम को क्या है ऑर्गेनिक करेगा, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं है, है ना। अब देखते हैं, हाँ ये रहा फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, है ना, फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक, सोर्स से सिंक जाएगा, है ना। एक्चुअली में मैंने स्टार्टिंग में ये एक्सप्लेन कर दिया था अच्छे से, है ना, फिर भी देखते हैं। फूड क्या है, सुक्रोज है, स्टार्च बनता है फूड पे से, तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सुक्रोज में, है ना। तो सोर्स ऑफ फूड क्या है, लीफ है, लीव्स के अंदर ही तो बनता है, लीव्स के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होती है। और सिंक क्या है, तो सोर्स ऑफ फूड क्या है, लीफ है, लीफ में बन रहा है फूड। सिंक क्या है, पार्ट दैट नीड और स्टोर द फूड, वह पार्ट जो जिसको नीड है फूड की, वो से सिंक बोलते हैं, या फिर वह स्टोर करता है फूड, ठीक है। सोर्स समथिंग बिकम सिंक, सॉरी समटाइम बिकम सिंक, सोर्स कभी कभार सिंक बन जाता है, एंड सिंक बिकम सोर्स, और कई बार सिंक जो है वह सोर्स बन जाता है। एग्जांपल ईयरली स्प्रिंग सीजन, ईयरली जो स्प्रिंग सीजन है उनमें क्या है, जब स्टार्टिंग जो बसंत का मौसम आता है उसमें क्या है, पत्तियाँ फूटने लगती हैं, मतलब उगने लगती हैं प्लांट्स के अंदर, है ना, क्योंकि पतझड़ सीजन के अंदर वो झड़ जाती हैं सारी की सारी। तो ईयरली स्प्रिंग सीजन के अंदर पत्ती आती हैं, तो उनके लिए भोजन कहाँ से चाहिए, तो उनके अंदर जो पहले सिंक था, सिंक क्या था, रूट था, रूट क्या करता था, फूड का स्टोरेज कर देता था। जैसे ये रूट है, और ये क्या है, इसकी ये पत्ती है, ठीक है, ये पत्ती है, ठीक है। ये पत्ती क्या बनाती थी, भोजन बनाती थी, और कहाँ भेजती थी, रूट्स के अंदर, रूट स्टोर कर लेती थी उसे। रूट्स क्या थी उस टाइम जब पत्तियां थी, सिंक थी रूट, है ना, सिंक। और कहाँ भेजती, और सब जगह भेज रही हैं ये, ठीक है, जैसे ब्रांचेज के अंदर और फ्रूट्स के अंदर भी भेज रही हैं, और साथ में रूट्स के अंदर भी भेज रही हैं, सिंक है रूट। अब जैसे ये झड़ गई पत्तियाँ झड़ गई, अब सीजन आया कौन सा, स्प्रिंग का, यानी कि बसंत का मौसम आया, तो अब जो नई पत्तियाँ छोटी छोटी फूटेंगी, तो वो डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस थोड़ी करेंगे, उनके लिए एनर्जी चाहिए, भोजन चाहिए, ताकि वो बड़ी हो सके। तब क्या है, जो पहले सिंक था रूट, अब रूट के अंदर काफ़ी सारा भोजन है, स्टोर्ड है, अब वह क्या कैसा हो जाएगा, सोर्स की तरह, तो ऊपर जाएगा। तो इसमें फ्लोएम जो है, फ्लोएम क्या काम कर रहा है,
मल्टी डायरेक्शनल काम कर रहा है, यानी कि लेकर भी आ सकता है, भेज भी सकता है, ठीक है। सोर्स सिंक रिलेशनशिप इज वेरिएबल, द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन द फ्लोएम कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड, यानी बाई डायरेक्शनल है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। फ्लोएम के अंदर मेनली वाटर एंड सुक्रोज होता है, मेनली तो वाटर एंड सुक्रोज होता है, और अदर शुगर भी हो सकते हैं, हार्मोन्स भी हो सकते हैं, और एमिनो एसिड्स भी जो है ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं फ्लोएम के अंदर, ठीक है। और प्रेशर फ्लो, ये समझ गया प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस क्या है कि जो लीव्स हैं, लीव्स में के अंदर फूड बन गया है ना, ग्लूकोज बन गया, सुक्रोज में कन्वर्ट हो गया जो स्टार्च है, अब वो जाएगा नीचे। तो देखो मैं यहाँ कहाँ बताऊँ, हाँ यहीं पर मैं पिछली वाली स्लाइड का पूरा जो है यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। जैसे ये है, ये रूट्स हैं, ये लीव्स है ना, एक लीव्स ही बना देता हूँ, ठीक है, ये लीव्स है। अब देखो अब लीव्स के अंदर क्या बन गया, फूड बन गया। अब ये किस में जाएगा, फ्लोएम में जाएगा, फ्लोएम, ये फ्लोएम है ना, फ्लोएम अलग कलर से बना देता हूँ, बस समझने की बात है ना, ये फ्लोएम है, अरे भाई ये फ्लोएम है ना, ठीक है। फ्लोएम के अंदर फूड जा रहा है, रेड फ्लोएम है, ठीक है, ये बात याद रखो, फ्लोएम के अंदर क्या फूड जा रहा है, ठीक है। तो अब ये जो फूड बना है, स्टार्च बना है ना, तो ये क्या है, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है या कम है, स्टार्च की कंसंट्रेशन यानी सुक्रोज में कन्वर्ट हो गया तो सुक्रोज की कंसंट्रेशन तो ज़्यादा है, ठीक है, सुक्रोज की कंसंट्रेशन तो ज़्यादा है, लेकिन ये क्या मूव नहीं कर पाएगा, और इसके बगल से क्या जा रहा है, जाइलम जा रहा है, जो रेड तो क्या है फ्लोएम है, और ये मैं बगल में खींच रहा हूँ, ये जाइलम है, ठीक है। अब जाइलम में क्या वाटर है, तो बताओ वाटर जो है किधर मूव करेगा, वाटर की कंसंट्रेशन जाइलम में ज़्यादा है, फ्लोएम में कम है, तो जाइलम टू फ्लोएम में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, सुक्रोज प्लस वाटर मिल गया, तो ये इजीली क्या अब मूव कर सकता है, मास में फ्लो कर सकता है, ज़्यादा अमाउंट में फ्लो कर सकता है। अब इसे मान लेते हैं पहुँचना है इस फ्रूट के पास, ये एप्पल है, इसके पास फ्लोएम को अपना भोजन पहुँचाना है, क्या, सुक्रोज, तो आ गया, ठीक है, पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद क्या है, यहाँ पर क्या होगा, अब एक्टिव क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, किसका, सुक्रोज का, तो सुक्रोज एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो गया यहाँ। ट्रांसपोर्ट होने के बाद से क्या होगा, फिर फ्लोएम में क्या बचा रह जाएगा, केवल वाटर बचा रह जाएगा। तो वाटर बचेगा, तो अब बताओ वह वाटर क्या है, यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी अब फ्लोएम में, तो फिर से वह जो वाटर है फ्लोएम से फिर से किस में आ जाएगा, जाइलम के अंदर आ जाएगा, क्योंकि फ्लोएम के अंदर अब कंसंट्रेशन कम हो गई। तो ऐसे ये काम करता है, ठीक है, और इस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन करता रहता है फूड्स का फ्लोएम। अब देखो पढ़ते हैं इसको, है ना, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। द अडप्टेड मैकेनिज्म यूज फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर फ्रॉम सोर्स टू सिंक इज कॉल्ड प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। ग्लूकोज प्रिपेयर्ड एट सोर्स कन्वर्टेड सुक्रोज का एक डाइसेक्राइड है, उसमें कन्वर्ट हो जाए, मूव इनटू कंपेनियन सेल्स के अंदर मूव होता है, जो फ्लोएम की कंपेनियन सेल्स उनमें जाता है, एंड देन इनटू लिविंग फ्लोएम सीव ट्यूब, फिर फ्लोएम सीव ट्यूब है उनके अंदर जाता है ना, इसके साथ जो फ्लोएम ट्यूब सील लगी रहती है कंपेनियन सेल्स की, उनके साथ जाता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होकर के जाता है। तो प्रोसेस ऑफ लोडिंग एट सोर्स प्रोड्यूस जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक कंडीशन इन फ्लोएम के अंदर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज हाई हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज हाई हो जाएगी, तो यानी कि हाइपरटोनिक कंडीशन बन जाएगी। वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर कहाँ से आएगा, तो वाटर इन द एडजेसेंट जाइलम मूव इनटू द फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस से आ जाएगा वाटर, ठीक है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा किसके अंदर, फ्लोएम के अंदर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो सैप जो है, जो इसके अंदर सैप बन रहा है फ्लोएम के अंदर, वो मूव करेगा टू एरिया ऑफ लोअर प्रेशर, जहाँ पर लोअर प्रेशर है ना, उस जगह मूव करेगा। एट द सिंक की टाइम पे जाएगा, तो सिंक में क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है मस्ट बी रिड्यूज, कम होना चाहिए, है ना। अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, नेसेसरी टू मूव सुक्रोज आउट ऑफ द फ्लोएम सैप एंड इनटू द सेल विच इज यूज शुगर, है ना, कन्वर्टिंग इट इनटू द एनर्जी, ठीक है। तो जहाँ पर जैसे एप्पल वगैरह जहाँ पर भी देना उसके अंदर एक्टिवली चला जाएगा। फिर स्टार्च और सेलुलोज उसके अंदर चला गया एक्टिवली, एंड शुगर आर रिमूव्ड, शुगर जैसे ही रिमूव्ड हुई फ्लोएम के अंदर से, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया तो वाटर कहाँ से मूव होगा, वाटर मूव आउट ऑफ द फ्लोएम, कहाँ पर मूव आउट होकर कहाँ जाएगा, जाइलम में जाएगा। तो शुगर जो है सोर्स है, एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड होता है इनटू सीप ट्यूब में, कहाँ से, कंपेनियन सेल से,
दैट क्रिएट वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट फैसिलिटेट मास मूवमेंट इन द फ्लोइम। फ्लो में मास मूवमेंट का ये कारण बनता है, क्योंकि उसके अंदर जो वाटर कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है सुक्रोज के आने के कारण। ठीक है, फ्लोइम टिश्यू क्या है, सीप ट्यूब एलिमेंट्स है ना, फॉर्म अलोंग कॉलम विद होल्स इन दियर एंड वॉल कॉल्ड सीप प्लेट। सीप प्लेट होती है, उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये सीप प्लेट्स वगैरह हमने एनाटॉमी पढ़ी थी। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड पास थ्रू द होल्स इन द सीप प्लेट्स सो फॉर्मिंग कंटिन्यूस फिलामेंट है ना। एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन सीप ट्यूब फ्लोइम इंक्रीजेज प्रेशर फ्लो विगिन एंड सेप मूव थ्रू द फ्लोइम। सीधी सी बात है, वो ये है, अगर इसके अंदर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो क्या है, जो सैप है, जो फूड है, वह क्या है, आगे मूव करेगा मास में, मतलब अच्छे बल्क अमाउंट में। ठीक है, एट द सिंक में द इनकमिंग शुगर आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द फ्लोइम एंड रिमूव एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो जो सिंक के पास आकर के फ्लोइम में से सिंक में क्या चले जाएगा, सिंक क्या है, वही एप्पल्स, रूट्स, फ्लावर्स, उनके अंदर क्या है, सुक्रोज या फिर कार्बोहाइड्रेट चला जाएगा एक्टिवली। तो अब बताओ फ्लोइम के अंदर क्या बचा, केवल वाटर। द लॉस ऑफ सॉल्यूट प्रोड्यूस ए हाई वाटर पोटेंशियल, तो उसके अंदर हाई वाटर पोटेंशियल हो जाएगा इन द फ्लोइम एंड वाटर पासेस आउट रिटर्निंग इवेंचुअली इनटू जाइलम, और फिर से वह इवेंचुअली किस में चला जाता है, जाइलम के अंदर ही चला जाता है। तो यहाँ हमारे जो है ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, थोड़ा सा और है, एक गिडलिंग एक्सपेरिमेंट है, कट रिंग वर्क अप टू डेप्थ ऑफ द फ्लोइम, ये लास्ट है ना। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम रिंग बिकम swollen, दिस सो दैट फ्लोइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड दैट ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस इन द वन डायरेक्शन दैट इज टुवर्ड द रूट्स। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे एक पेड़ है, ये क्या गिडलिंग एक्सपेरिमेंट, ये पेड़ है और यहाँ ये रूट्स है, तो हमने ये पेड़ की जो नीचे है एक रिंग की फॉर्मेट में हमने इस पेड़ की जो छाल है, कहाँ तक, फ्लोइम तक, ये हमने काट दी है, इसकी बार्क, ठीक है, ऊपर की काट दी है, कट कर दी है। ऐसा नहीं पेड़ नहीं काटा है, एक रिंग की फॉर्म में एक कट लगाया है जहाँ तक फ्लोइम है। तो अब बताओ, लीव्स तो फुड बना रही हैं, फुड बनाएंगे तो नीचे भेजेंगे, लेकिन नीचे जाने के लिए यहाँ पर तो कट लग रहा है, रास्ता ही नहीं है, तो क्या होगा यहाँ बताओ, तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है, अकोमोडेशन हो जाएगा, यानी कि स्टोर हो जाएगा क्या, बहुत सारा फूड, भोजन फूल जाएगी, स्वेलन हो जाएगा इसमें। तो इससे पता लगता है कि फूड जो है पत्तियों से रूट्स तक जाता है। ठीक है, ये बात है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस।